देखिए, मैंने आपको बताया था देयर आर टू वेज फॉर इशूइंग द शेयर्स। शेयर्स को इशू करने के दो तरीके होते हैं। एक शेयर इशू होते हैं कैश में, एक शेयर्स इशू होते हैं काय में, कैश में, और एक शेयर इशू होते हैं एज अ कंसिडरेशन। एज अ कंसिडरेशन शेयर इशू फॉर कैश का मतलब क्या होता है? शेयर इशू फॉर कैश का मतलब ये होता है कि सामने वाले जो भी पर्सन है, इन्वेस्टर है, उससे आपने कैश लिया और उसके बदले में उसको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, तो वो कहलाता है शेयर इशू फॉर कैश। और इशू एज अ कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी वेंडर से कोई फिक्स एसेट परचेज करा तो उसको एज अ कंसिडरेशन, आपने अपना क्या करा, शेयर्स दे दिए। आपने 1 लाख की मशीन परचेज करी तो सामने वाले वेंडर को 1 लाख का पेमेंट करने के बजाय आपने सामने वाले पर्सन को 1 लाख रुपीस का क्या करा, 1 लाख रुपीस के शेयर्स दे दिए, तो वो कहलाता है शेयर इशू एज अ कंसिडरेशन। तो आज अभी अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जब शेयर्स को कैश में इशू किया जाता है, जब एक कंपनी अपने शेयर्स को कैश में इशू करती है, तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में शेयर्स को इशू करने की क्या जर्नल एंट्री पास होती है, वो अपन अब डिस्कस कर रहे हैं कि जब एक कंपनी अपने शेयर कैश में इशू करती है तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में उसकी क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, कैसे हम उस ट्रांजैक्शंस को कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो अपन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो कॉपी में हेडिंग डालिए सबसे पहले। राइट हेडिंग, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। लिखो ये कॉपी में, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब इसमें लिखिए आगे केस ए। राइट, केस ए, इफ फुल इशू प्राइस इज कलेक्टेड इन लमसम, मतलब आपके शेयर का जो भी इशू प्राइस है, आपके शेयर का जो भी इशू प्राइस है, पूरा का पूरा इशू प्राइस कंपनी क्या कर रही है, एक साथ कलेक्ट कर रही है इन्वेस्टर से, इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगवा रही। कल मैंने आपको बताया था कि छोटे इन्वेस्टर्स भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, इसके लिए कंपनी क्या करती है, जो भी अपने शेयर का इशू प्राइस है उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगवाती है, ताकि हर कोई छोटा इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट कर सके। लेकिन अभी अपन पहला केस क्या पढ़ रहे हैं कि जब कंपनी अपने शेयर का जो भी इशू प्राइस है वो पूरा का पूरा इशू प्राइस कंपनी एक साथ मंगा रही है लमसम में, इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगा रही, पूरा का पूरा जो भी इशू प्राइस है वो सब एक साथ मंगा रही है। तो लिखा आपने, कॉपी में लिखिएगा ये सब। केस ए, if full issue price is collected in lump sum, if full issue price is collected in lump sum। अब लिखिए आगे मेथड 1, इशू एट पार। लिखिए मेथड 1, इशू एट पार, मेथड 1 इशूड एट पार। क्या मतलब होता है इशू एट पार का? मतलब कि व्हेन फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू द इशू प्राइस ऑफ शेयर, जब आपके शेयर की फेस वैल्यू किसके इक्वल होती है, शेयर के इशू प्राइस के इक्वल होती है, तो उसको बोलते हैं शेयर इशू एट पार। तो जब शेयर का फेस वैल्यू इक्वल हो किसके, शेयर के इशू प्राइस के, उसको बोलते हैं इशूड एट पार। तो जब एक कंपनी अपने शेयर पार पे इशू करती है तो उस केस में क्या एंट्रीज होती है इन द बुक्स ऑफ कंपनी, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि शेयर्स जब कैश में इशू होंगे तो क्या एंट्री होंगी। उसके अंदर पहला केस क्या पढ़ रहे हैं कि आपके शेयर का जो भी इशू प्राइस है वो पूरा का पूरा इशू प्राइस कंपनी पूरा एक साथ कलेक्ट कर रही है, और उसके अंदर पहला मेथड पढ़ रहे हैं इशूड एट पार, कि कंपनी जो भी कंपनी का फेस वैल्यू है उसी प्राइस पे कंपनी अपने शेयर्स को क्या कर रही है, इशू कर रही है। तो सबसे पहली एंट्री होगी ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्यों इसी डेट को सबसे पहली एंट्री क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था कि जो लास्ट डेट होती है, जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की लास्ट डेट होगी, उस डेट को सेबी चेक करेगा क्या वो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो प्रोविजन था दैट इज 90%। याद है कल बताया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन कि जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स एक कंपनी को इशू करने हैं
उसमें से जब तक 90% शेयर आपके इन्वेस्टर सब्सक्राइब नहीं कर लेते वो तब तक वो कंपनी शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं होती। तो अगर वो 90% का क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गया है देन उसी के बाद वो कंपनी क्या होती है, शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल होती है। तो जो लास्ट डेट है उसको पता लगता है और उस डेट को वो जो कंपनी का एस्ट्रो अकाउंट था उसमें से पैसा ट्रांसफर होता है कंपनी के बैंक अकाउंट में, ठीक है ना, कंपनी के बैंक अकाउंट में। इसलिए सबसे पहली एंट्री होगी ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो ये एंट्री अपन करेंगे काहे की, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो आपका बैंक अकाउंट और एक शेयर एप्लीकेशन। ये समझ में आ गया अपन ये अकाउंटिंग किसकी बुक्स में कर रहे हैं, कंपनी की बुक्स में, ना कि आपके शेयर होल्डर या इन्वेस्टर की बुक में। आपको जो अकाउंटिंग पढ़नी है कंपनी अकाउंट्स में वो कंपनी की बुक्स की अकाउंटिंग पढ़नी है, ना कि इन्वेस्टर या शेयर होल्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। तो जब एक कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की जो जर्नल एंट्री होगी, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो बैंक अकाउंट और एक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये जो बैंक अकाउंट है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये बैंक अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनी के बैंक अकाउंट को, कंपनी के बैंक अकाउंट को, कंपनी का जिस भी बैंक में करंट अकाउंट ओपन है उस करंट अकाउंट को ये बैंक अकाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कंपनी का जो बैंक है, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो क्या कर रहा है, अमाउंट रिसीव कर रहा है, वो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव कर रहा है। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। ये जो शेयर एप्लीकेशन है, अब ये लिखा है देखो डैश डैश डैश, इसका क्या मतलब है डैश डैश का, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, एक होते हैं इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो अगर क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन में अगर आपको इक्विटी शेयर दे रखे हैं तो आप यहाँ लिखोगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और एग्जाम में अगर आपको प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं तो आप लिखोगे टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। और बता नहीं रखा वेदर इट इज इक्विटी और प्रेफरेंस तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अदरवाइज अगर स्पेसिफाई कर रखा है कि इक्विटी शेयर इशू करें तो यहाँ आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है इट इज आल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये भी 1 मार्क्स में एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टर्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को। जिन भी इन्वेस्टर्स ने ये आपको एप्लीकेशन मनी पे किया है उन इन्वेस्टर्स को ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स आपको एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स आपको एप्लीकेशन मनी पे कर रहे हैं, तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इन्वेस्टर पैसा दे रहा है तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, क्रेडिट द गिवर। तो फर्स्ट एंट्री जो होती है वो काय की होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। और एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आ गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन डैश डैश नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डैश डैश ईच। बताइए समझ में आई क्या। फर्स्ट एंट्री कब पास होगी, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। फर्स्ट एंट्री अपन काय की कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। और एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताइए इस एंट्री में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। एनी डाउट इन दिस एंट्री, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट एंट्री होगी ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। गुड, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। सेकेंड एंट्री अब काय की पास करेंगे, शेयर्स को अलॉट करने की। नेक्स्ट एंट्री पास होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री पास करेंगे।
फर्स्ट एंट्री में तो एप्लीकेशन मनी आया, अब आप उन सारे इन्वेस्टर्स को क्या देंगे, आप उन इन्वेस्टर्स को एप्लीकेशन जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको आप क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट करेंगे। शेयर्स अलॉट करेंगे, ठीक है, शेयर्स अलॉट करेंगे। एंड अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गया था, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर आपको रिसीव हो गया है, तो वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप वापस क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, वापस लौटा देंगे। मैंने आपको बताया था पुराना सिस्टम चल रहा है अभी, वो एस्क्रो अकाउंट वाला, प्रैक्टिकली नहीं चलता है वो आजकल, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया था एस्क्रो अकाउंट में क्या होता है, पहले तो सबके जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं उनके साथ जो भी चेक्स और डीडी होते हैं वो सब एक बार तो कैश हो जाते हैं, और फिर अगर किसी को शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो उस एस्क्रो अकाउंट से वापस पैसा रिफंड किया जाता है, लौटाया जाता है जो भी एप्लीकेंट्स थे उनको। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड एंट्री में आप दो काम करेंगे, एक तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन इन्वेस्टर्स को आपने शेयर्स दिए तो उनको शेयर्स अलॉट करेंगे, और जिन इन्वेस्टर्स को आपने शेयर्स अलॉट नहीं करे उनका एप्लीकेशन मनी उनको आप वापस क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, लौटा देंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अकाउंट इफेक्ट होगा वो होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैंने अभी आपको बताया दिस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो क्या रिसीव कर रहे हैं, या तो शेयर्स, या तो कंपनी से वो शेयर रिसीव करेंगे, और शेयर अगर नहीं मिले उनको, अगर कंपनी ने उनको शेयर्स अलॉट नहीं करे तो वो क्या करेंगे, जो भी उन्होंने अमाउंट दिया था वो अमाउंट रिसीव करेंगे। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो या तो शेयर रिसीव करेंगे, और शेयर रिसीव नहीं करेंगे तो जो इन्होंने पैसा लगाया था वो उनको वापस रिफंड होगा, तो वो रिसीव करेंगे। अब जब आप कंपनी के शेयर्स अलॉट करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन मनी है, जिन भी पर्सन्स को आपने शेयर, जिन भी इन्वेस्टर्स को आपने शेयर्स अलॉट कराए, उन इन्वेस्टर्स का जो एप्लीकेशन मनी है वो अब आपके कंपनी की शेयर कैपिटल बन जाएगी, वो अब आपकी कंपनी की क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल बन जाएगी। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, जिन इन्वेस्टर्स को आपने शेयर्स अलॉट करें, जिन इन्वेस्टर्स को आपने शेयर्स अलॉट करें, उनका वो जो एप्लीकेशन मनी है वो अब कंपनी की काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एप्लीकेशन मनी कन्वर्ट हो जाएगा कंपनी की शेयर कैपिटल में। तो जो कैपिटल है, कैपिटल आपके बिजनेस की लायबिलिटी होती है, कैपिटल आपके बिजनेस की लायबिलिटी होती है, और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है, बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट। बैंक अकाउंट कब इफेक्ट होगा, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इश्यू करने हैं उससे ज्यादा अमाउंट की जब आपके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो भले कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाएं, शेयर्स तो उतने ही अलॉट होंगे जो डिसाइड हुए थे। तो यानी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आपके पास आ गया, आप उसको क्या करेंगे, वापस रिफंड कर देंगे, लौटा देंगे। तो बैंक हमारा क्या है, वही पर्सनल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये जो बैंक है आपका, बैंक अब इन्वेस्ट जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया था वो रिफंड करेगा, तो बैंक पैसा दे रहा है, यानी क्रेडिट द गिवर। यस, दिस शेयर एप्लीकेशन मनी इज योर लायबिलिटी, क्योंकि ये अब आपकी काय में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल में। तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी का जो अमाउंट है वो आपकी लायबिलिटी, क्योंकि वो आपकी कैपिटल में, बाद में आपकी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। राइट, समझ में आ गई। तो दो एंट्री पास होंगी। फर्स्ट एंट्री हो गई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एंड सेकेंड एंट्री अपन ने पास करी काय की, इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट करने की, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आ गया था वो रिफंड करने की।
ये क्लियर है क्या? तो अभी आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा, हेडिंग डाला होगा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, उसके अंदर लिखा होगा केस ए, इफ फुल इश्यू प्राइस इज कलेक्टेड इन लमसम, और फिर अपन ने लिखा होगा मेथड 1 इशूड एट पार, इशूड एट पार। तो फर्स्ट एंट्री अपन ने करी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकेंड एंट्री अपन ने करी एक तो इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट करने की, और दूसरा जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया वो रिफंड करने की। तो जो शेयर एप्लीकेशन, शेयर्स को अलॉट करेंगे तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इफेक्ट हुआ, तो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपके जो इन्वेस्टर हैं वो शेयर रिसीव कर रहे हैं, और शेयर रिसीव नहीं करेंगे तो वो अपना एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, इसलिए इसको डेबिट करा जो भी टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई उससे। अब आप जिन शेयर होल्डर्स को आपने शेयर्स अलॉट करें वो अब आपकी वो एप्लीकेशन मनी अब आपकी क्या बन जाएगी? कैपिटल। जब आप इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट कर देंगे, तो जब आप अपने इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट करेंगे तो उन इन्वेस्टर्स का एप्लीकेशन मनी काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कंपनी की शेयर कैपिटल में। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन करते हैं क्रेडिट। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया किससे? जो एप्लीकेशन मनी है ऑफ इशूड शेयर्स, जो शेयर्स आपने इशू करें उनका जो एप्लीकेशन मनी है उससे। एंड टू बैंक, यहाँ पे क्या आएगा? जो अमाउंट आपने रिफंड कर दिया वो आएगा। लिखिए क्वेश्चन, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये नोट करना है कॉपी में आपको, ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको। लिखो, अपन पढ़ रहे हैं केस ए। केस ए के अंदर लिखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ये सब नोट करना है जो भी मैं लिख रहा हूं अभी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 ईच के। एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 ईच के, एंड 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव्ड हुई। 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। तो आपका शेयर कितने का है? 100 का, और आपने उसको 100 रुपीज में इश्यू करा, तो ये क्या कहलाएगा? इशूड एट पार। इसको क्या बोलेंगे? इशूड एट पार, कि 100 का शेयर था, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 एंड इशू प्राइस इज आल्सो 100। तो व्हेन फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू द इशू प्राइस ऑफ शेयर, तो उसको बोलते हैं इशूड एट पार। 10,000 शेयर इशू करने थे और डॉट 10,000 ही एप्लीकेशन आई, इसको बोलते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं? इक्वल सब्सक्रिप्शन। तो अब यहां पे अब इसकी एंट्री करेंगे, तो सबसे पहली एंट्री होगी काय की? फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 10,000। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 into 100 to share application account to share application account 10,000 into 100। तो फर्स्ट एंट्री हो गई फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री अपन करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की। तो 10,000 शेयर इश्यू करने थे और 10,000 ही एप्लीकेशन आई है, मतलब सबको शेयर्स अलॉट करने हैं आपको। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 into 100, 10,000 into 100 to share capital 10,000 into 100 to share capital 10,000 into 100। बताइए कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? सेकेंड एंट्री बताइए मैंने आपको फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो शेयर एप्लीकेशन और शेयर कैपिटल।
ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स क्या है आपके? ये इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर रिसीव कर रहे हैं, तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब ये जो शेयर्स आपने अलॉट करे, तो जिन भी इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट करें, उनका ये जो एप्लीकेशन मनी है ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कंपनी की कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती है, और बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको अपन करते हैं क्रेडिट। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया क्या? क्रेडिट। इसका नरेशन ये आएगा बीइंग शेयर्स अलॉटेड। सेकेंड एंट्री का नरेशन होगा बीइंग शेयर्स अलॉटेड। बताइए, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए सेकेंड केस। एक और क्वेश्चन लिखिए। एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है, 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 ईच के। लिखिएगा इस क्वेश्चन को भी। एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इश्यू कर रही है ₹100 ईच के, एंड 9,800 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। 9,800 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। और हम उसको इश्यू भी कितने पे कर रहे हैं? 100 पे। मतलब शेयर काय पे इश्यू हुआ? पार पे। 10,000 शेयर इश्यू करने थे, बट 9,800 ही एप्लीकेशन आई। तो 90% से तो ज्यादा हो गई, 90% से तो ज्यादा हो गई। तो 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 9,800 एप्लीकेशन आई हैं, जो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट से ज्यादा है। मतलब ये कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है। तो 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 9,800 एप्लीकेशन ही रिसीव हुई। तो इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अब क्या एंट्रीज होंगी? सबसे पहली एंट्री वही पास करेंगे काय की? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 9,800 into 100 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,800 into 100। 9,800 into 100 कितनी एप्लीकेशन आई थी? 9,800। सेकेंड एंट्री करेंगे काय की? फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उन्हीं को शेयर्स अलॉट करेंगे। ठीक है ना? 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 9,800 ही एप्लीकेशन आई, तो इन्हीं को अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है ना? 10,000 को नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी 9,800 ही एप्लीकेशंस आई हैं आपके पास। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9,800 into 100 टू शेयर कैपिटल 9,800 into 100। 9,800 into 100। समझ में आई बात? फर्स्ट एंट्री पास करी काय की? फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमें? 9,800 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। और ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयरहोल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी ये। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन मनी पे कर रहे हैं, तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया यहाँ क्रेडिट। बताइए इसमें कोई डाउट किसी को इन दो एंट्रीज में? इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सबको? एनी डाउट?
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट एंट्री अपन ने पास करी है फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फर्स्ट एंट्री इज फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, कि हमने हमारे इन्वेस्टर से जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है ये उसकी एंट्री पास करी हमने। यस, क्वेश्चन नंबर 3, सपोज करिए कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 ईच के। 10,000 शेयर इश्यू कर रही है और ₹100 ईच के। टोटल 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो 100 का शेयर है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100। कितने में इश्यू कर रहे हैं? 100 में। तो व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल टू इश्यू प्राइस, क्या बोलते हैं? इश्यूड एट, इसको बोलते हैं इश्यूड एट पार। 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब क्या होगा? शेयर्स तो उतने ही इश्यू होंगे जो डिसाइड हुए थे, दैट इज 10,000। तो इन 15,000 में से 10,000 को तो आप शेयर्स अलॉट करेंगे और वो जो 5,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया वो अब आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या करेंगे? वापस रिफंड कर देंगे, वापस लौटा देंगे। तो क्या एंट्री पास होगी? सबसे पहली एंट्री पास होगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं? 15,000 एप्लीकेशन आपकी रिसीव हुई हैं। तो पहले तो एंट्री करेंगे फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 100 टू शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 इंटू 100। तो ये एंट्री तो हो गई फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब सेकेंड एंट्री में आप क्या काम करोगे? दो काम करोगे। क्या दो काम करेंगे? इन 15 में से 10,000 शेयरहोल्डर्स को, 10,000 इन्वेस्टर्स को तो शेयर्स दोगे, शेयर्स अलॉट करोगे, और वो जो 5,000 एप्लीकेशन एक्सेस में आ गई इनका पैसा वापस रिफंड कर देंगे, इनका पैसा वापस लौटा देंगे, रिफंड कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री करते समय दो काम करने हैं, एक तो शेयर्स अलॉट करने हैं और दूसरा जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई है उसको आपको रिफंड करना है। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 100 टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स अलॉट करने हैं? 10,000। तो जो शेयर्स आप अलॉट करते हो उसका जो एप्लीकेशन मनी है वो आपकी कैपिटल में कन्वर्ट होता है। तो आपको कितने शेयर्स अलॉट करने थे? 10,000। तो इन 10,000 एप्लीकेंट्स का जो एप्लीकेशन मनी है वो शेयर्स अलॉट करते समय कैपिटल में कन्वर्ट होगा। तो टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 100 और टू बैंक अकाउंट कितना रिफंड करना है? 5,000 एप्लीकेशंस का अमाउंट रिफंड करना है। तो कितना अमाउंट आया था? 5,000 इंटू 100। तो ये पैसा वापस रिफंड कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। बताइए, समझ में आया? लक्ष्य समझ में आ गया? अभी केस जो आप पूछ रहे थे बताइए। किसी को ये जो अभी कराया इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। सर, यस sir, in second phase, when there is under subscription, where do the rest of the amount? कुछ नहीं होगा उसका, बस 9,800 एप्लीकेशंस आई हैं तो बस वही शेयर्स अलॉट होंगे। अब कॉमर्स कॉलेज में अगर 500 सीट्स हैं और उसमें से अगर 450 सीट्स ही फिल होती हैं तो बस वो जो 450 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला टीचर उन्हीं को पढ़ाएगा, और 50 सीट्स खाली रह गई तो उसका कुछ ही नहीं होगा, खाली क्लास में जाके तो पढ़ाएंगे नहीं ना। तो बस ये जो बाकी रिमेनिंग 200 इनका कुछ नहीं होगा। जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं बस उन्हीं को शेयर्स अलॉट हो गए, बाकी जो 200 बचे उसका कुछ नहीं होगा। ओके? Yes, sir. इसको अभी आगे के केस में पढ़ेंगे। जो आप बोल रहे हैं लक्ष्य, ये तब होता है जब हम शेयर का इश्यू प्राइस इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं।
अभी मैं आपको केस पढ़ा रहा हूँ कि जब पूरा का पूरा इश्यू प्राइस हम एक साथ लमसम में मंगवाएंगे तो क्या एंट्री होगी। ये जो आप पूछ रहे हैं ये तब होता है जब शेयर का इश्यू प्राइस इंस्टॉलमेंट में मंगाया जाता है, वो अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, राइट। अभी आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 फर्स्ट केस हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। जब एक कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है कैश में तो क्या एंट्री होती है। उसके अंदर पहला केस अपन पढ़ रहे हैं कि जब हम शेयर का इश्यू प्राइस, जो भी शेयर का इश्यू प्राइस है वो पूरा का पूरा एक साथ लमसम में मंगवा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगा रहे। उसके अंदर अपन ने पहला केस पढ़ा व्हेन शेयर इश्यूड एट पार, कि जब आप शेयर को इश्यू करेंगे पार पे तो क्या एंट्रीज होंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं केस ए का सेकंड, लिखिए कॉपी में। होप आपने वो तीनों क्वेश्चंस कॉपी कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। जो भी मैं अभी लिखवा रहा हूं सब कॉपी करना है आपको कॉपी में। नाउ राइट मेथड 2, राइट मेथड 2 इश्यूड एट प्रीमियम, राइट मेथड 2 इश्यूड एट प्रीमियम। नाउ व्हाट इज मीन बाय शेयर इश्यूड एट प्रीमियम? What is mean by share issued at premium? जैसे सपोज करिए आपका शेयर की एक फेस वैल्यू और एक इश्यू प्राइस है। आपका 100 रुपीज का शेयर है, योर फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 और आप उसको 120 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं। कितने में इश्यू कर रहे हैं? 120 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं। मतलब योर इश्यू प्राइस, जो आपके शेयर की इश्यू प्राइस है वो तो है ज्यादा और फेस वैल्यू है कम। तो when issue price of share is more than the face value of share, then it is known as share issued at premium. समझ में आ गया what is mean by issue at premium? When issue price of share is more than the face value of share, then it is known as share issued at premium. सुनना बहुत ध्यान से जो बोल रहा हूं। आपने अपने 100 रुपीज के शेयर को 120 रुपीज में इश्यू करा। अब इस 120 का बाइफिकेशन सुनो। आउट ऑफ दिस 120 100 रुपीज तो आपकी कहलाएगी शेयर कैपिटल। ये 100 रुपीज तो आपके क्या कहलाएंगे? शेयर कैपिटल, जो आपकी फेस वैल्यू है। और फेस वैल्यू से ऊपर का ये जो अमाउंट आप कलेक्ट कर रहे हो, अबाउट द फेस वैल्यू जो अमाउंट आपने कलेक्ट करा है, ये आपका कहलाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये आपका क्या कहलाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। इट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। फेस वैल्यू से ऊपर जो अमाउंट आप कलेक्ट करते हो, आपके शेयर का जो भी फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू से ऊपर जो भी अमाउंट आप कलेक्ट करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसको अपन क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये जो फेस वैल्यू है ये तो आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल है। ये तो आपकी कंपनी की कौन सी कैपिटल है? शेयर कैपिटल है। तो अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट में बात करूं, उसको कहां दिखाऊंगा? तो जो हेडिंग होगा, जो हेड होगा, वो तो होगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और अगर मैं सब हेड की बात करूं तो सब हेड होगा शेयर कैपिटल। तो ये जो आपकी फेस वैल्यू है, ये आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल कहलाती है। तो बैलेंस शीट में इसको कौन से हेड में शो करेंगे? शेयर होल्डर फंड में। मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट बताई थी कैसी होती है। तो उसके अंदर हेडिंग और सब हेडिंग्स होते हैं। तो आप अपनी शेयर कैपिटल को कौन से हेडिंग में शो करेंगे? शेयर होल्डर फंड में। और उसका सब हेडिंग क्या होगा? शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम? ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपकी कंपनी का रिजर्व है। इट इज अ काइंड ऑफ रिजर्व। ये कंपनी का रिजर्व होता है। तो बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पे शो होगा? हेड तो यही रहेगा, शेयर होल्डर फंड, हेड तो सेम रहेगा, लेकिन सब हेड चेंज हो जाएगा। इस सिक्योरिटी प्रीमियम को आप शो करेंगे कहां पे? अंडर द सब हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, अंडर द सब हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस।
तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, दिस सिक्योरिटी प्रीमियम इज द रिजर्व फॉर द कंपनी, ये कंपनी का एक तरीके का रिजर्व होता है, ठीक है ना, ये कंपनी का एक तरीके का रिजर्व होता है। और बैलेंस शीट में हम इसको कहां शो करेंगे, अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड एंड सब हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। समझ में आ गई बात? तो ये होता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब सुनिए एक और चीज जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो शेयर का जो फेस वैल्यू है ना 100 रुपीज, इसको तो आप जहां पे इच्छा हो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां इच्छा हो वहां यूज कर सकते हो। आपको इससे मशीनरी खरीदनी है मशीनरी खरीद लो, आपको फर्नीचर खरीदना है फर्नीचर खरीद लो, आपको गुड्स खरीदने गुड्स खरीद लो, आपको सैलरी पे करनी है स्टाफ को सैलरी पे कर दो। तो ये जो आपने 100 रुपीज ये जो फेस वैल्यू कलेक्ट करा है, इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपने कलेक्ट करा है, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपने कलेक्ट करा है, इसको आप हर जगह यूज नहीं कर सकते, ये पैसा आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो बोले कहां यूज कर सकते हैं, ये बता रखा है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 में। ये सेक्शन 52 लर्न करना है। सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का कहां पे आपको यूटिलाइजेशन करना है, कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है इसको आप कहां यूटिलाइज करेंगे। तो सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये आपको बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो सेक्शन 52 ने ये 5 जगह बताई हैं, तो इन 5 जगहों को छोड़कर किसी 6th जगह, 6ठी जगह इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। दिस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट इज यूटिलाइज अंडर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहां पे, इन 5 जगह बस, और कहीं पे भी आप इन सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। क्या है ये 5 जगह? एंड फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, चैप्टर के थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा। तो ये 5 पॉइंट है, इनको आपको लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है। ये 5 पॉइंट्स, एक तो ये सेक्शन याद रखना है कि सेक्शन 52 हमें क्या बताता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सेक्शन 52 हमें ये बताता है कि आप अपने इन्वेस्टर से जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कलेक्ट करते हैं, आप उसको कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बोले 5 जगह इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहली जगह क्या है, फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। व्हाट इज बोनस शेयर? बोनस शेयर क्या होते हैं कि कंपनी के जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स हैं, एट प्रेजेंट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी अपने प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जब कोई शेयर्स देती है तो वो आपके बोनस शेयर्स कहलाते हैं। वो आपके कौन से शेयर्स कहलाएंगे? बोनस शेयर्स कहलाएंगे। अगर ये कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इन्वेस्टर्स को अगर कोई शेयर्स देगी तो वो आपके बोनस शेयर्स कहलाते हैं। तो जब एक कंपनी अपने बोनस शेयर इश्यू करती है तो उस समय इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकती है। फॉर राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? कंपनी को स्टार्टअप करने में जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, दैट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। लाइक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने में आपका जो खर्चा हुआ वो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो उन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करने में जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, तो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करने में आपके जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज मीन बाय दिस रिडम्पशन? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। ये जो वर्ड रिडम्पशन है, इस रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। तो आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर, वन इज इक्विटी शेयर एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर।
तो एक मेन डिफरेंस होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, बहुत सारे होते हैं लेकिन एक मेन डिफरेंस है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में। वो क्या कि इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कभी उनका पैसा वापस रिफंड नहीं करती कंपनी, ठीक है ना। अगर कंपनी का लिक्विडेशन होगा, कुछ सरप्लस बच गया तो रिफंड होगा, अदरवाइज कोई इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कंपनी उनका पैसा रिफंड नहीं करती है। जबकि प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी को पैसा उनका रिफंड करना होता है, लौटाना होता है। तो जैसे सपोज करो कि आपका प्रेफरेंस शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, लेकिन जब आप उसका रिडेम्पशन कर रहे हैं, रिडेम्पशन मतलब जब आप उसका रीपेमेंट कर रहे हैं शेयरहोल्डर को, तो वो कितना कर रहे हैं 110। तो यानी ये जो 10 रुपीज आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये जो 10 रुपीज आप एक्स्ट्रा लौटा रहे हो, ये कहलाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये 10 रुपीज आपने जो एक्स्ट्रा दे दिया, ये क्या कहलाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, डेट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इस 10 रुपीज का पेमेंट आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम में से कर सकते हैं। इस 10 रुपीज का पेमेंट आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट में से कर सकते हैं। तो फोर्थ जो यूटिलाइजेशन है वो क्या है कि फॉर द अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फिफ्थ है फॉर बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। व्हाट इज मीन बाय बायबैक ऑफ सिक्योरिटी? बायबैक का मतलब होता है कि जब एक कंपनी अपने खुद के शेयर्स जब ओपन मार्केट से परचेज करती है, एक कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर्स मार्केट से परचेज कर रही है, तो उसको बोलते हैं बायबैक, उसको बोलते हैं बायबैक। तो ये जब कंपनी बायबैक करती है सिक्योरिटीज का, शेयर्स का, तो उस समय भी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये जो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कलेक्ट करा है अपने इन्वेस्टर से, तो उनको आप केवल इन 5 जगह आप यूज कर सकते हैं, इसके सिवा और कहीं यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो आपको केवल अभी ये एक तो ये सेक्शन याद रखना है कि सेक्शन क्या है, 52 है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, और केवल आपको ये याद रखना है कि ये पैसा केवल इन 5 जगह यूज होगा बस, ठीक है ना। कि एक तो बोनस शेयर इश्यू करने में, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, एक जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करने में, उनको राइट ऑफ करने में। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम में, तो उस प्रीमियम को अरेंज करने के लिए, और एक बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज का बायबैक क्यों होता है? सिक्योरिटीज का बायबैक इसलिए किया जाता है कि अगर कंपनी की शेयर कैपिटल अगर एक्सेस में इश्यू हो गई है, जिसकी इतनी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए कंपनी अपनी शेयर्स का बायबैक करती है अगर एक्सेस अमाउंट में आपकी इक्विटी शेयर इश्यू, राइट? यस, एनी डाउट? एनी डाउट? यस, आस्क, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। यस, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप अपने जो शेयर का इश्यू प्राइस है उसको आप इंस्टॉलमेंट में मंगवाएं। कंपनी चाहे तो पूरा पैसा एक साथ मंगा सकती है। कल जैसे मैंने आपको जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था वो रोलेक्स लिमिटेड का, उसका शेयर का इश्यू प्राइस था 880, वो पूरा पैसा एक साथ मंगा रही थी, पूरा 880। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अपने शेयर के इश्यू प्राइस को इंस्टॉलमेंट में मंगवाएंगे या लमसम में मंगवाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी, राइट? इज इट क्लियर? ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाई यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये लर्न करना है आपको। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस पे, 100% आएगा। नाउ व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड व्हेन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम? कि जब हम अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, वो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जब शेयर इशू किए जाते हैं काय पे, प्रीमियम पे, तो क्या एंट्रीज पास होती हैं। तो सबसे पहली एंट्री होगी ऑन द लास्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है ना। तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री मैंने आपको बताई कि एप्लीकेशन सबसे पहली एंट्री अपन काय की करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की।
और ये एंट्री कब होती है? ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, बैंक अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो दिस बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, एंड दिस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपका कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन मनी पे कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? आपका एप्लीकेशन मनी पे कर रहे हैं। तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इन्वेस्टर्स पैसा दे मनी पे कर रहे हैं, यानी क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये सेम एंट्री है, फर्स्ट एंट्री हमेशा यही हुआ करेगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या एंट्री होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। नाउ सेकंड एंट्री करेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर्स को अलॉट करने की इन्वेस्टर्स को। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया है वो पैसा वापस रिफंड करने की एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री आपकी जो होगी वो क्या होगी? एंट्री आपकी सबसे पहले आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इफेक्ट होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तब आपका इन्वेस्टर यहाँ पे से शेयर रिसीव करेगा, और शेयर रिसीव नहीं करेगा तो अपना एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगा। जो एप्लीकेशन मनी उसने दिया था वो रिसीव करेगा। तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ। शेयर कैपिटल कि जिन जिन इन्वेस्टर्स को आपने शेयर्स अलॉट करें उन इन्वेस्टर्स का जो एप्लीकेशन मनी है, उस एप्लीकेशन मनी का जो फेस वैल्यू है वो अब आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल बन जाएगी। वो आपकी कंपनी की क्या बन जाएगी? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है, और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये एंट्री किससे पास करेंगे? जो शेयर्स आपने इश्यू करें उन शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, उन शेयर की जो फेस वैल्यू है वो अमाउंट इस शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अभी मैंने आपको बताया कि जो कंपनी ने फेस वैल्यू से ऊपर जो अमाउंट कलेक्ट कर लिया है अपने इन्वेस्टर से, वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाता है। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी का क्या है? रिजर्व है, और रिजर्व भी कंपनी की लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम का, यानी फेस वैल्यू से ऊपर जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे आप क्रेडिट करेंगे। और किसका? जो शेयर्स आपने अलॉट करें, जो शेयर्स आपने अलॉट करें उसका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट, उसका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। राइट। बैंक आपका क्या? इट इज अ पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गया था अब वो वापस आप रिफंड करेंगे, वापस लौटाएंगे, तो बैंक आपका पैसा रिफंड करेगा। तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो ये दो एंट्री पास होंगी जब आप शेयर्स को इश्यू करेंगे। काय पे? प्रीमियम पे अमाउंट मंगा रहे हैं लमसम बेसिस पे, और शेयर इश्यू हो रहा है काय पे? प्रीमियम पे। इज इट क्लियर? ये दोनों एंट्री समझ में आ गई आपको? लिखिए केस ए में मेथड टू में क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ रुपीज 100 एट रुपीज 150 ईच। तो 100 के शेयर को 150 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं।
तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 और आप उसको इशू कितने में कर रहे हैं, 150 में। तो व्हेन इशू प्राइस ऑफ शेयर इज मोर देन द फेस वैल्यू, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट प्रीमियम। इसको बोला जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। और सपोज करो 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, 10,000 एप्लीकेशन क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। तो अब क्या एंट्री पास होगी, लिखिए फर्स्ट एंट्री, राइट, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी एप्लीकेशन आई, 10,000 एंड एप्लीकेशन मनी इज 150 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 into 150, 10,000 into। फिर सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे काय की, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को अलॉट करने की। और जो काय की एंट्री करेंगे, शेयर्स को अलॉट करने की। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 into 150। नाउ आउट ऑफ 150 100 रुपीज आपकी फेस वैल्यू है और 50 रुपीज आपका प्रीमियम है। तो टू शेयर कैपिटल यहाँ पे क्या क्रेडिट होगा, जो आपका कैपिटल अमाउंट है, एंड शेयर कैपिटल अमाउंट कितना है, 100 रुपीज। एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 into 50, 10,000 into 50। सेकेंड एंट्री का जो नरेशन है वो होगा बीइंग शेयर्स अलॉटेड, बस बीइंग शेयर्स अलॉटेड। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, एनी डाउट? इज इट क्लियर? नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 2। एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है, 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 एट ₹150 ईच। तो 100 का शेयर है, 150 रुपीज में इश्यू हो रहा है। इट मीन्स शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, शेयर को आप इश्यू कर रहे हैं काय पे, प्रीमियम पे। 9,700 एप्लीकेशन वर रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, 9,700 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई है। 700 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। तो 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 9,700 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। तो इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, ये आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। और क्योंकि जितने शेयर हमें इश्यू करने थे, कितने शेयर इश्यू करने, 10,000, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना होगा, 90%। तो 10,000 का 90% होता है 9,000। तो 9,000 से तो ज्यादा आ गई एप्लीकेशन, मतलब ये कंपनी शेयर इश्यू करने के लिए एलिजिबल है। तो कितनी एप्लीकेशन आई है, 9,700। जितने शेयर इश्यू करने थे उससे कम एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो क्या एंट्री पास होंगी? फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,700 into 150, 9,700 into 150, 9,700 into 150। सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9,700 into 150 टू शेयर कैपिटल कितना है, 100 रुपीज का, जो हमारी फेस वैल्यू है वो हमारी कैपिटल कहलाती है। 9,700 into 100
and to securities premium account 9,700 into 50. यस, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट किसी को तो पूछिए. एनी डाउट? Is it clear? Now, question number 3. एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इशू कर रही है of rupees 100 at rupees 150 each. तो 10,000 शेयर इश्यू हो रहे हैं रुपीज 150 ईच में, ठीक है ना. टोटल 12,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई. कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई. तो 100 का शेयर है 150 में इश्यू कर रहे हैं, मतलब शेयर इश्यू हो रहा है काय पे? प्रीमियम पे. और 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 12,000 एप्लीकेशन आ गई. तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. ये हमारा कौन सा केस हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन. तो भले ही 12,000 एप्लीकेशन आ गई, लेकिन शेयर्स तो कितने अलॉट होंगे? शेयर्स तो 10,000 ही अलॉट होंगे जो डिसाइड हुए थे. ये जो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई, ये जो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई हैं, इसका अमाउंट हम वापस रिफंड कर देंगे, वापस लौटा देंगे. किसको? शेयरहोल्डर्स को, इन्वेस्टर्स. तो फर्स्ट एंट्री जो पास होगी वो होगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 12,000. कितनी एप्लीकेशन आई है? 12,000 इंटू 150 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,000 इंटू 150. सेकेंड एंट्री अपन पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. दो काम करने सेकेंड एंट्री में. आउट ऑफ 12 10,000 को तो शेयर्स देने, और आउट ऑफ 12 2,000 को वापस उनका पैसा रिफंड करना है, एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना है. तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 150 टू शेयर कैपिटल. कितनी शेयर्स अलॉट करने हैं? 10,000 शेयर्स अलॉट करने. कितने? 10,000 शेयर्स अलॉट करने. एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100. तो टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. कितने शेयर्स अलॉट करे? 10,000. और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 50 रुपीज. फेस वैल्यू से ऊपर जो भी अमाउंट कलेक्ट करते हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाता है. एंड टू बैंक अकाउंट कितना रिफंड करना है? 2,000 इन्वेस्टर्स को रिफंड करना है. कितना? एक से 150 लिया था, तो 2,000 इंटू 150 ये अमाउंट आपको क्या करना है? रिफंड करना है. बताइए कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन नंबर 3 में? एनी डाउट? क्लियर है? नाउ एंट्री नंबर 2 में अपन ने क्या करा था? शेयर्स को अलॉट करा. तो एंट्री करी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. कितनी एप्लीकेशन आई थी? 12,000.
तो 12,000 इंटू 150, टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स अलॉट करने थे? 10,000 शेयर्स अलॉट करने थे, तो 10,000 इंटू 100 जो उनका फेस वैल्यू था। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा अमाउंट क्रेडिट होता है? जो शेयर्स आपने इश्यू करे उसका प्रीमियम अमाउंट। तो कितने शेयर इश्यू करे? 10,000, और उसका प्रीमियम अमाउंट कितना था? 50 रुपीज। एंड टू बैंक अकाउंट कितना रिफंड करना था? 2,000। सो 2,000 इंटू 150, ये अमाउंट अपन ने रिफंड कर दिया। क्लियर? यस। नाउ लिखिए कॉपी में आप आगे। केस बी, केस बी, if issue price is collected in installment, case B, if issue price is collected in installment, कि अगर आप अपने शेयर का जो भी इश्यू प्राइस है, आपके शेयर्स का जो भी इश्यू प्राइस है, उस इश्यू प्राइस को आप कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट कर रहे हैं। तो कल भी अपन ने डिस्कस किया था, दोबारा अपन करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन, कि जैसे आपका एक शेयर है जिसका इश्यू प्राइस है 100 रुपीज। तो कल मैंने आपको बताया था कंपनी जब शेयर्स अलॉट करती है, इश्यू करती है, तो शेयर्स इश्यू होते हैं लॉट में। तो आपके जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता एक साथ इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का। तो इसलिए कंपनी उनको एक रास्ता देती है कि आपके शेयर का जो भी ये प्राइस है, अगर आप उसको एक साथ पे नहीं कर सकते तो आप इस प्राइस को इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। कि बोले पहली इंस्टॉलमेंट में 30 दे दो, फिर 20 दे देना, फिर 30 दे देना और फिर 20 दे देना। इस तरीके से 100 रुपीज पे कर देना। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। 4 को आप 4 इंस्टॉलमेंट को 3 कर सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट हो, बट 4 इंस्टॉलमेंट को 5 इंस्टॉलमेंट नहीं कर सकते एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट। तो ये जो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं इनको नाम दिया जाता है। जो पहली इंस्टॉलमेंट है इसको बोला जाता है एप्लीकेशन मनी, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन मनी। ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है इसको अपन बोलते हैं अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी। ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है इसको क्या नाम दिया जाता है? अलॉटमेंट मनी। ये जो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट है इसको नाम दिया जाता है फर्स्ट कॉल मनी। और ये जो आपकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट है इसको नाम दिया जाता है सेकंड कॉल मनी। इसको क्या नाम दिया जाता है? सेकंड कॉल मनी। अब बात आती है क्या ऐसा भी कुछ रूल है क्या कि एप्लीकेशन पे कितना मंगाना है, अलॉटमेंट पे कितना पे और सेकंड कॉल पे कितना मंगाना है? और वीकेंड से क्या ऐसा कोई रूल है क्या कि पहली इंस्टॉलमेंट पे कितना पैसा मंगवाएं, सेकंड पे कितना मंगाएं, थर्ड पे क्या मंगवाएं और फोर्थ पे क्या मंगवाएं? क्या ऐसा कोई रूल है क्या कंपनीज एक्ट में? है, बट सबके लिए नहीं है। सबके लिए मतलब ये सारी इंस्टॉलमेंट्स के लिए रूल नहीं बनाया, केवल पहली इंस्टॉलमेंट के लिए रूल बनाया है। क्या है वो रूल? कि जो आप अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मंगाएंगे जिनको अपन नाम दे रहे हैं एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे आपको आपके शेयर का जो भी इश्यू प्राइस है, आपके शेयर का जो भी इश्यू प्राइस है उसका मिनिमम 25%, उसका मिनिमम 25% आपको अपनी एप्लीकेशन पे मंगवाना है। बाकी का पैसा बाकी की इंस्टॉलमेंट पे आप कैसे भी मंगवा सकते हैं, उसके लिए कंपनीज एक्ट कुछ ही नहीं बोलता। लेकिन कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर आप अपने शेयर का जो भी इश्यू प्राइस है उसको अगर आप इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन पे मिनिमम जो भी आपका इश्यू प्राइस है उसका मिनिमम 25% तो मंगवाना है। 25% से ज्यादा कुछ भी मंगवा सकते हो आप, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन मिनिमम 25% तो मंगवाना ही है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पास्ट में भी बोर्ड में बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्क्स में, और अब दोबारा भी आ सकता है कि when issue price of share is collected on installment then what is the minimum amount called at the time of application? तो आंसर होगा 25% ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। कि आपके शेयर का जो भी इश्यू प्राइस है उस इश्यू प्राइस का मिनिमम 25% अमाउंट आपको अपनी पहली इंस्टॉलमेंट मतलब एप्लीकेशन मनी के साथ मंगाना मैंडेटरी है। बाकी का पैसा जैसी आपकी इच्छा हो वैसे मंगा लो, उसके लिए कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोल रहा। इज इट क्लियर? याद रखिएगा ये रेट 25%, 2 रेट बता दी, एक तो 90% और एक 25।
90% क्या था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, और ये 25% क्या है कि अगर शेयर का इश्यू प्राइस इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं तो उस केस में एप्लीकेशन पे इश्यू प्राइस का मिनिमम 25% मंगाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, राइट। अब देखिए इन सारी इंस्टॉलमेंट्स को मंगाने की कुछ डेट्स होती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूं कि सपोज करो ये एप्लीकेशन मनी आपको 1 जून से 15 जून के बीच डिपॉजिट कराना है। ये जो अलॉटमेंट है ये आपको 1 जुलाई से, यानी आपका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, सपोज करो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच डिपॉजिट करानी है। ये जो फर्स्ट कॉल है, ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपको 1 अगस्त से सपोज करो 16 अगस्त के बीच डिपॉजिट कराना है, और सेकंड कॉल का पैसा आपको 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच डिपॉजिट कराना है, ठीक है। तो ये जो डेट है ना 1 जून, एप्लीकेशन मनी कब जमा कराना है, बिटवीन 1 जून टू 15 जून। तो ये जो 1 जून है ये तो कहलाती है इस दिन हमारा आईपीओ ओपन हुआ था। दिस 1 जून इज द ओपन डेट ऑफ आईपीओ। इस दिन हमारा आईपीओ ओपन हुआ था। आईपीओ क्या था, व्हाट इज आईपीओ, याद है क्या किसी को, व्हाट इज आईपीओ? Initial पब्लिक, वेरी गुड, यस वेरी गुड, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इश्यू करती है, जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। तो 1 जून क्या है, इस दिन हमारा आईपीओ ओपन हुआ था, दिस इज ओपन डेट ऑफ आईपीओ। 15 जून क्या है, व्हाट इज 15? इट इज द लास्ट डेट, इट इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, इट इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब अलॉटमेंट का अमाउंट यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट डेट जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, ये आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच डिपॉजिट करानी है। तो दिस 1 जुलाई इज द ड्यू डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी, दिस 1 जुलाई इज द ड्यू डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी। और ये जो 15 जुलाई है, दिस 15 जुलाई इज द लास्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव। दिस 15 जुलाई इज द लास्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर फर्स्ट कॉल का अमाउंट है, जो आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट है, आपका जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है ये आपको 1 अगस्त से 16 अगस्त के बीच डिपॉजिट कराना है। तो ये जो 1 अगस्त से कहलाएगी ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, ये आपकी क्या कहलाएगी, इट इज ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। ये हमारी फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट है, इट इज द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। और ये जो 16 अगस्त है ये आपकी कहलाएगी लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ये हमारी क्या कहलाएगी, लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, राइट। इसी तरीके से सेकंड कॉल का अमाउंट आपको 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच, 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच डिपॉजिट कराना है, ठीक है ना। 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में डिपॉजिट कराना है। तो ये जो 1 सितंबर है, दिस इज द ड्यू डेट ऑफ सेकंड कॉल मनी, ये हमारी क्या कहलाएगी, ड्यू डेट कहलाएगी सेकंड कॉल मनी। और 15 सितंबर क्या है, इट इज द लास्ट डेट ऑफ सेकंड कॉल मनी रिसीव, इट इज द लास्ट डेट ऑफ सेकंड कॉल मनी रिसीव। समझ में आ गई डेट, ये डेट एप्लीकेशन मनी 1 जून से 15 जून के बीच डिपॉजिट कराना है। तो 1 जून तो होगी ओपन डेट ऑफ आईपीओ, 15 जून क्या, इट इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। अलॉटमेंट मनी आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच डिपॉजिट करानी है। तो 1 जुलाई इज द ड्यू डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड 15 जुलाई इज द लास्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव। फर्स्ट कॉल आपको 1 अगस्त से 16 अगस्त के बीच डिपॉजिट कराना है। तो 1 अगस्त इज द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एंड 16 अगस्त इज द लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ऐसी सेकंड कॉल है, ये आपको 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच डिपॉजिट करानी है।
then 1st September is the due date of first call money, sorry, second call money, and 15th September is the last date of second call money received. क्लियर है डेट्स आपको? अब बात आती है इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी. सबसे पहली एंट्री पास करोगे 15 जून को, डेट इज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव. इस दिन आप दो एंट्री पास करोगे. कौन सी दो एंट्री? एक तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, और दूसरी एंट्री आप पास करोगे शेयर्स को अलॉट करने की, शेयर्स को अलॉट करने की. तो सबसे पहली एंट्री होगी कब? ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव. इस दिन आप दो एंट्री पास करेंगे, एक तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की और दूसरा शेयर्स को अलॉट करने की. उसके बाद अब आपको अलॉटमेंट मंगाना है, फर्स्ट मंगाना है और सेकंड कॉल मंगाना है. सुनिएगा बहुत ध्यान से. हर कॉल को मंगाने से पहले, हर कॉल को मंगाने से पहले हम उसको ड्यू करने की एंट्री करेंगे ड्यू डेट पे, और फिर जो उसकी लास्ट डेट होगी रिसीव करने की, उस डेट को एंट्री करेंगे कॉल को रिसीव करने की. जैसे अब एप्लीकेशन के बाद अब आपको अलॉटमेंट मंगवाना है, तो 1 जुलाई को आप एंट्री करोगे अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की. 1 जुलाई को आप काय की एंट्री करोगे? फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. और 15 जुलाई को आप एंट्री करोगे काय की? फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. इसी तरीके से 1 अगस्त, अब आपको फर्स्ट कॉल मंगाना है, फर्स्ट कॉल, तो 1 अगस्त को आप एंट्री करोगे काय की? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की. और 16 अगस्त को आप एंट्री करोगे काय की? 16 अगस्त को आप एंट्री करोगे काय की? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की. 16 अगस्त को आप एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की. सिमिलरली 1 सितंबर, अब आपको सेकंड कॉल मंगाना है, तो 1 सितंबर को आप एंट्री पास करेंगे सेकंड कॉल मनी को ड्यू करने की, और 15 सितंबर को आप एंट्री करेंगे काय की? सेकंड कॉल मनी रिसीव करने की. तो इन डेट्स को यही है. देखिए इसके अंदर भी अपन मेथड 1 लिख रहे हैं. लिखिए कॉपी में मेथड 1 इशूड एट पार. फर्स्ट मेथड अपन पढ़ रहे हैं. अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहली एंट्री काय की होगी? सबसे पहली एंट्री अपन करेंगे ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव. काय की? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की. तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने करी, उसको रिकॉर्ड करने के लिए दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, बैंक अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सो दिस बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो आपका जो बैंक है, आपका जो बैंक है वो पैसा रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर. ये जो शेयर एप्लीकेशन है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये अकाउंट. तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट. रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन मनी पे कर रहे हैं, यानी क्रेडिट द गिवर. तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. शेयर्स को अलॉट करने की दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन अभी मैंने बताया इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्वेस्टर्स को. तो इन्वेस्टर्स अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शेयर रिसीव कर रहे हैं. इन्वेस्टर ने जो एप्लीकेशन मनी दिया था उसके बदले में इन्वेस्टर्स अब क्या रिसीव कर रहे हैं? शेयर्स रिसीव कर रहे हैं. तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो इन्वेस्टर्स रिसीव कर रहे हैं शेयर्स, डेबिट द रिसीवर. शेयर कैपिटल, अब ये जो एप्लीकेशन मनी है काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कंपनी की कैपिटल में. जैसे ही आप अपने इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट करेंगे, तो दिस शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर कंपनी. और बिजनेस में, कंपनी में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट. बताइए दो एंट्री समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट इन दिस टू एंट्री? अब मैंने आपको क्या बताया, अब आगे आपको ये कॉल्स मंगानी है, अलॉटमेंट मंगाना है, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल. तो हर कॉल को मंगाने से पहले उसको ड्यू करेंगे,
और फिर लास्ट डेट पे उसको रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहली अब अलॉटमेंट मंगाना है तो आप एंट्री करोगे ऑन द डेट व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। किस डेट को एंट्री करेंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। तो अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने के लिए दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कैपिटल। ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, आपको अब अपने शेयर होल्डर्स से कितना मंगवाना है? 20 रुपीज मंगवाने हैं। तो आप अपने शेयर होल्डर्स को डेटर बनाएंगे, आप अपने शेयर होल्डर्स को अपनी बुक्स में अपना डेटर बनाएंगे। कितने रुपए से? जो आपको मंगाना है 20 रुपीज उससे। तो इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो हो गया क्या? डेबिट। और इससे क्या होगा? इससे आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल और इंक्रीज होगी। तो कैपिटल आपकी लायबिलिटी है और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं हम क्रेडिट। आई क्या बात समझ में? ड्यू करने की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके शेयर होल्डर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे को अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मंगवाना है, तो मैंने अपने शेयर होल्डर्स को अपनी बुक्स में अपना डेटर बना लिया। क्या बना लिया? अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो हो गया डेबिट। और इससे क्या होगा? ये अलॉटमेंट मनी मंगवाओगे तो इससे आपकी कंपनी की कैपिटल और इंक्रीज होगी। तो कैपिटल लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया क्या? क्रेडिट। फिर एंट्री अपन पास करेंगे ऑन द लास्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? लास्ट डेट को दो अकाउंट इफेक्ट और शेयर अलॉटमेंट। बैंक आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपका जो कंपनी का बैंक है वो अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रहा है। कंपनी का बैंक अकाउंट अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रहा है, यानी डेबिट द रिसीवर। और ये जो शेयर अलॉटमेंट है ये भी मैंने बताया इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपने शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो अलॉटमेंट मनी दे रहे हैं, आपको पे कर रहे हैं, यानी क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए थर्ड और फोर्थ एंट्री समझ में आई क्या? थर्ड एंट्री काय की करी? अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। और फोर्थ एंट्री काय की करी? अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या बनाएंगे? फोर्थ एंट्री मैंने आपको बताई, अपन ने फोर्थ एंट्री अपन ने करी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो एक तो आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ और एक शेयर अलॉटमेंट। बैंक आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर। तो कंपनी का बैंक अपने शेयर होल्डर से रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है? अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रहा है, यानी डेबिट द रिसीवर। और जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो अलॉटमेंट मनी पे कर रहे हैं, यानी क्रेडिट द गिवर। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंट्री अब करेंगे अपन। जैसे फर्स्ट और सेकंड कॉल को मंगाएंगे तो उसको पहले ड्यू करेंगे और फिर उसको रिसीव। तो जैसे अगर फर्स्ट कॉल मंगा रहे हो तो यहाँ लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और एक शेयर कैपिटल। वापस वही, ये जो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपको अपने शेयर होल्डर्स से आपको फर्स्ट या सेकंड कॉल मंगाना है, तो आपने अपने शेयर होल्डर्स को अपनी बुक्स में बनाया अपना डेटर। कंपनी ने शेयर होल्डर्स को अपनी बुक्स में क्या बना लिया? अपना डेटर। और इससे क्या होगा? इससे आपकी कंपनी की कैपिटल इंक्रीज होगी। तो कैपिटल आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर सेकंड कॉल होगी तो एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल।
फिर आप एंट्री करोगे इन फर्स्ट कॉल को या सेकंड कॉल को रिसीव करने की। तो एक तो आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका फर्स्ट कॉल रिसीव कर रहे हो तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इफेक्ट होगा। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कंपनी का बैंक अकाउंट फर्स्ट कॉल मनी रिसीव कर रहा है यानी डेबिट द रिसीवर। और ये जो शेयर फर्स्ट कॉल है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपको फर्स्ट कॉल मनी पे कर रहे हैं यानी क्रेडिट द गिवर। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री हो गई शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरीके से सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल और सेकंड कॉल को रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बताइए समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट? इज इट क्लियर?